प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज 9th क्लास के सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक कीर्तिका से अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी अध्याय के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है बेटा? जगदीश चंद्र माथुर। मामूली से यानी मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र के मतलब न बूढ़े न जवान। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते कमरे में आते, तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहा है? नौकर, तख्त बिछता है। ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्या बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं न, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा लाया और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था। आई पढ़ ली? क्या पढ़ ली? आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। जो आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बजा होता है न? प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, 2 तरह का होता है। एक और बाजा है, बाजा। क्या? ग्रामोफोन बाजा होता है। प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, 2 तरह का होता है।
एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप, तो क्या हुआ? यानी तो हुआ ही क्या है? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वॉर्डर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस की पास करा, यानी इंट्रेंस ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो राम स्वरूप, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है? कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा, इधर से चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। 2 आदमी ही तो हैं। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यही खड़ा है, बेवकूफ़, गया नहीं? मक्खन लाने सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है।
कमबख्त। राम स्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। राम स्वरूप हैं आइए आइए हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी। झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मिलाते हुए हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। राम स्वरूप यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोप्रसाद खकार कर नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? राम स्वरूप हाँ यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप हाँ यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ सेवक ही हैं। हाँ थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब मतलब आमने सामने मुंह करके, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीक एंड में चला आया था। राम स्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप साल 2 साल? शंकर हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों की इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। राम स्वरूप कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में 1.5 सी बालाई आती थी, 1.5 सी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहु तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खिन से निपोरते हैं। राम स्वरूप जी हाँ उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। राम स्वरूप जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर बिजनेस समझकर, ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप हाँ तकल्लुफ़ किस बात का है? हाँ यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ।
अंदर जाते हैं गोपाल प्रसाद। थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी मतलब शंकर बोलता है जी, कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है गोपाल प्रसाद। क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर, क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन है। इतने में बाबूराम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या होगा? राम स्वरूप, हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है, क्या शर्त है? बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए गोपाल प्रसाद, यानी लीजिए। फिर गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, बीच में ही यह बात दूसरी है। बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायजा यानी जन्म पत्र, जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा, जैसे हम बोलते हैं जन्म पत्री मिलाना। राम स्वरूप, जी जायचे का मिलाना या मुश्किल बात है? क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल है ही नहीं उठता, मतलब नौकरी का कोई सवाल नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए
कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। राम स्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरतों के नहीं। हाँ हाँ हाँ। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब है यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। राम स्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से आप? गोपाल प्रसाद बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिएगा। क्या कीजिए? ख़त्म कीजिए। राम स्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं है। चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? राम स्वरूप जरा शक पकाकर जी, वह पिछले महीने में इनकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बेटी बैठो। राम स्वरूप वहाँ बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाऊं? तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो। उमा गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी।
हाँ हाँ हाँ, गोपाल प्रसाद, ठीक। लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप शक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो। उमा गोपाल प्रसाद से हाँ जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हो, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं। इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देख भाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्या घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, आपने अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप। उमा गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू। राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, फो गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की भी, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की ही भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, यानी बेटे का मुंह रोने जैसा हो रहा है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। सहसा मतलब अचानक से। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। आगे देखें। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। हाँ तो बेटा, अब ये रीढ़ की हड्डी लेसन के आप प्रश्न उत्तर देखेंगे। राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर देखें। इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में
खान पान में सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती, हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर देखें। आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपर्युक्त बात उनकी इस व्यवस्था को उजागर करती है। प्रश्न नंबर 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? उत्तर देखें बेटा। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार की लड़के की अपेक्षाएं होती हैं कि उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4 देखें बेटा। गोपाल प्रसाद को बिजनेस मानते हैं। किसे मानते हैं? गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है? अपने विचार बताइए। उत्तर लिखेंगे। मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बेटा। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर देखें। उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, मतलब दुखी थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया था। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। नंबर 2, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है। वह सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। नंबर 3 देखेंगे। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। प्रश्न नंबर 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर देखें। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और न ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। प्रश्न नंबर 8 देखें बेटा, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हो और क्यों? उत्तर, कथा वस्तु के आधार पर उमा मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों में प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है, उसका माध्यम उमा ही है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर देखें, राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। राम स्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती चालाक, बड़बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इस एकांकी का उद्देश्य है क्या? बताइए, क्या उद्देश्य है? उत्तर देखेंगे बेटा, इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरतों को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे बेटा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर देखेंगे, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु
निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1, उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। नंबर 2, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 3, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। नंबर 4, महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 5, समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर 6, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो, इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय का कार्य पूरा करवा दिया गया है। आप इसको सुंदरता और स्वच्छता के साथ करेंगे। धन्यवाद।